नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट है आज की 2 सितंबर 2025। आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो रहेगा वो तो है हमारा नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड कि किस तरीके से पॉलिसी लेवल पर हम फेल कर रहे हैं। दूसरा कि हेल्थ सेक्टर में जब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या केयर की बात करते हैं तो उस केस में हमें समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक पैनेशिया या रामबाण की तरह काम नहीं कर सकता। आपको बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। समझेंगे पूरा डिटेल में। तो दो आर्टिकल्स हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला आर्टिकल है नॉइस पोल्यूशन इज राइजिंग बट पॉलिसी फॉलिंग साइलेंट। सीधी बात है, नॉइस पोल्यूशन हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन ले लो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ले लो या फिर म्यूज़िक सिस्टम का ले लो, कोई भी एक तरीके से लगातार नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है। बट इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि फुटप्रिंट इतना नहीं है ना। नॉइस पोल्यूशन से मेंटल स्ट्रेस और आपको हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल जाएगा। बट क्या वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी? नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो, इसमें पॉइंट ये है कि अर्बन नॉइस पोल्यूशन लगातार हमारे शहरों में बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मोस्ट नेग्लेक्टेड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है ये। इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सारी सिटीज़, हर जगह पे जो रूटीन एक जो डेसिबल लेवल होता है नॉइस का, उससे ज़्यादा ही आपको नॉइस वहाँ पर दिखेगी। स्पेशली जो साइलेंट एरियाज़ हैं जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल जोन्स, वहाँ पर लगातार आपको डेसिबल लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 साफ साफ कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जिसमें पीस एंड डिग्निटी दोनों इसका एक पार्ट है। तो वो भी लगातार इरोड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है। सवाल ये है, क्या इसके लिए कुछ एफर्ट हुए 2011 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क दैट इज NANMN ये लॉन्च किया गया था, जिसका काम ये था कि जो भी मेजर नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर सेंसर्स लगाए जाएंगे और रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जिसके आधार पर फिर पॉलिसी फ्रेमिंग होगी और फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हुए वहाँ पर नॉइस कंट्रोल के लिए एफर्ट किए जाएंगे। अब आप सोचो, एक दशक से ज़्यादा का समय हो गया। सवाल ये कि क्या आउटकम पॉजिटिव निकला? नहीं। आप देखो कि ये केवल और केवल एक कहते हैं ना कि डेटा रिपोजिटरी की तरह काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो NANMN जो है, नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये मॉनिटरिंग नेटवर्क केवल और डेटा कलेक्शन का काम कर रहा है और कुछ ही नहीं कर रहा। जबकि ये एक टूल ऑफ रिफॉर्म होना चाहिए था कि समय के साथ में चीज़ों को बदला जा सके, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। डेटा लगातार स्कैटर्ड है। यहाँ पर एक बड़ी इशू क्या आती है कि आप एक तरफ तो देखेंगे कि स्टेट लेवल पे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एफर्ट डाल रहे हैं, सेंट्रल लेवल की तरफ से बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एफर्ट डाल रहा है। बट दोनों के बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, डेटा शेयरिंग नहीं है, कॉमन टारगेट को लेकर के काम नहीं हो रहा। इस वजह से जब इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन रहता है तो उसकी वजह से भी आप अचीव नहीं कर पाते जो आपके टारगेट है। प्रॉब्लम किस में आ रही है वो देखो। एक तो आपको इंस्टीट्यूशनल इशू मैंने बता दिया। अब आप इसके अलावा देखो कि इस पर्टिकुलर मॉनिटरिंग सिस्टम में जो सेंसर्स का प्लेसमेंट है, आपको पता है कि नॉइस लेवल ग्राउंड के आसपास में आपको ज़्यादा दिखेगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे नॉइस लेवल घटता चला जाता है। तो उस सिचुएशन में सेंसर्स भी अगर ट्रेस करने तो ग्राउंड लेवल के पास होने चाहिए, बट 25 से 30 फीट की हाइट पर उनको लगा दिया जाए तो सीधी बात है, प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो रही। दूसरा, जिन इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर साबित नहीं हो रही या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये या तो बायस्ड है या इनकम्प्लीट है। मतलब चीज़ों पर या तो प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है या फिर आप कुछ जगहों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बाकी को छोड़ रहे हो। यहाँ पर पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एफर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। अदरवाइज डेटा डेटा ही रह जाएगा, डेटा को यूज़ करके अगर रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो। राइट। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटीज़ में, अर्बन सोसाइटीज़ पर्टिकुलरली, वहाँ पर नॉइस की वजह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। इवन मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिन लोगों के ऑलरेडी कुछ बीमारियाँ लगी हुई है, मान लो कैंसर से ग्रसित है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको नॉइस की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। जिनके हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हार्ट बीट्स का इशू रहता है, वहाँ पर अगर नॉइस लेवल ज़्यादा हो जाए तो उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम आती है। तो ये अपने आप में रियलिटी चेक है हमारे लिए। वहीं कॉन्ट्रेरी अगर देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इन चीज़ों पर ध्यान ग्राउंड लेवल पे दिया जाता है कि भाई किसी को भी नॉइज़ की वजह से प्रॉब्लम ना हो और जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाए उनका स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन हो। आप देखो यूरोप में एफर्ट्स, यूरोपियन एनवायरमेंटल एजेंसी की बात करें तो उसके द्वारा तो एनुअल इकोनॉमिक कॉस्ट वो फिक्स कर दी है
कि हमें नॉइस पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए जो भी एरियाज है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उनमें हमें एक तो स्पीड जोन्स फिक्स करना है, एक जोन फ्रेमवर्क डेवलप करना है कि हाँ भाई कहाँ पर कितना नॉइस लेवल आप क्रिएट कर सकते हो। उससे संबंधित बोले ज़्यादा भी नहीं तो सालाना हमें 100 बिलियन यूरो को खर्च करना पड़ेगा। क्या हमारे यहाँ पर इस तरीके के प्रोविजंस हैं? जब सीरियसनेस ही नहीं है नॉइस पोल्यूशन को लेकर के, तो इस पे एग्जीक्यूशन तो बहुत दूर की बात है, पॉलिसी मेकिंग ही नहीं हो पा रही है। इंडिया में आप देखो, रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन, इंस्टीट्यूशनल साइलेंस, ये मैंने बताया कि किस तरीके से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं वो सीलोज में ऑपरेट कर रहे हैं बहुत ही आइसोलेटेड मैनर में, जबकि इनके बीच में एक प्रॉपर डायलॉग स्ट्रक्चर स्टैब्लिश होना चाहिए। दूसरा, डेटा अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली। जैसे उत्तर प्रदेश का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 से संबंधित अगर हम डेटा देखें तो वो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। अब जब पब्लिक में चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी तो एनजीओज या फिर सिविल सोसाइटी के जो वर्कर्स हैं वो अगर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके कुछ करना चाहें तो वो भी नहीं हो पाएगा। अब ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 21 में ऑलरेडी बता चुका हूं। वहीं पर आर्टिकल 48A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन देता है कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की आपकी जिम्मेदारी है, और उसी के तहत आपको डिफरेंट जोन्स डिसाइड करने होते हैं कि कहां पर कितना पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन लेवल हो सकता है। जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, यहां पे तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी है तो वहां पर एक लिमिट तक होता है, बट वही चीजें हैं कि लूप होल्स बहुत सारे हैं। स्टेट अपने लेवल पे काम करे, सरकार, और साथ ही साथ सिविक जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, वो भी अपनी तरफ से काम करे। उसके लिए देखो डेटा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। रेगुलेटरी सिस्टम की बात करें तो पॉलिसी मेकिंग हो, फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास में एजेंसीज हो, फिर उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो। ये चीजें फिर आगे की स्टेप्स में आती हैं, बट सबसे पहले रिकॉग्निशन तो मिले कि ये प्रॉब्लम है, और रिकॉग्निशन के बाद में आप काम करो। काम करने की बात करें तो एक कदम बड़ा इंपॉर्टेंट है, द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। उसमें लीगल फ्रेमवर्क लाया गया, मतलब एक ऐसा कानूनी कार्रवाई लाई गई कि भाई कैसे भी करके हमें नॉइज पोल्यूशन को रेगुलेट करते हुए उसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करना है। WHO की तरफ से साफ साफ कहा हुआ है कि जो साइलेंट जोन्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, स्कूल्स, वहाँ पर 50 dB से 40 dB के बीच में वेरिएशन होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि दिन के टाइम पर मैक्सिमम साइलेंट जोन्स में 50 dB तक नॉइज जा सके, और रात के टाइम पे 40 dB से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बट सच्चाई क्या है, दिल्ली और बेंगलुरु जैसी बड़ी सिटीज़ के अंदर ये जो सेंसिटिव एरियाज हैं, बहुत साइलेंट जोन्स जिनको डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पर 65 से 70 dB तक जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनसेंसिटिव अप्रोच है इंस्टीट्यूशंस की। फिर आ जाइए, लगातार हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करने पे काम कर रहे हैं। हम लॉजिस्टिक्स में जो एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, स्टोर हाउस से, वेयर हाउस से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल, ये सारा लॉजिस्टिक्स में आपका आ जाता है। वहाँ से लेकर ट्रैफिक को आप करो तो लगातार हमारे यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। लेट, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है शहरों के अंदर, वो तो ज़्यादातर करते भी रात को है। इसके अंदर एक तो ओवर क्राउडेड अर्बन एरियाज का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, और जिसको प्रॉपर्ली मैनेज करने में सफलता नहीं पाई जा पा रही है। क्योंकि दिन में तो क्या होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता रहता है, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स मोर और लेस साइलेंट रहती हैं, और जैसे ही फिर रात को घरों में लोग शांति से सोने के लिए घुसते हैं, तब फिर बाद में कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑपरेट होती हैं, जहाँ पर देर रात को ड्रिलिंग होना, क्रेन के ऑपरेशंस होना, ये प्रॉब्लम करते हैं। इस बात को लेकर के 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का इंडिया में रहने के नाते, या कोई भी इंडिविजुअल है, तो ऐसे में इसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। वैसे कोर्ट ने ये जो अपना ओपिनियन दिया था ना, ये बेसिकली 2005 में पहले भी दिया था, और उसको एक बार रीओपाइन किया है 2024 में। कहा कि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और सिविक फ्रीडम जो एक इंडिविजुअल को अपनी चॉइस, अपनी कहते ना कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो लिबर्टी दी जाती है, उसको खत्म करने वाला काम कर रहा है नॉइस पोल्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर के अपनी तरफ से क्लियर कर चुका है। दूसरा, इकोलॉजिकल कॉस्ट भी इसकी बहुत सारी है। एक सिंपल सी स्टडी आई 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के द्वारा कि शहरों में होने वाली नॉइस और उसकी वजह से, और दूसरा आर्टिफिशियल लाइट्स जो हम रात को जलाते हैं, उसकी वजह से लोगों का स्लीप डिस्ट्रप्शन हो रहा है, और लोगों के अलावा जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे कि मैना होती है ना, मैना आपने देखी है, एक तरीके का बर्ड है। वो एक रात अगर प्रॉपर नींद ना ले, अपना पूरा सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज ना करे नॉइस या आर्टिफिशियल लाइट की वजह से, तो उस बर्ड में कई चीज़ों का एक मिसकोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है।
जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो अब चिचियाना कम कर देती हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन या सोशल सिग्नलिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, उनका जो लाइफ का पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है, मतलब एक नॉर्मल लाइफ भी उनकी डिसरप्ट हो जाती है। तो ये केवल ह्यूमन के लिए ही चैलेंज नहीं है नॉइस पोल्यूशन, ये पूरे इकोसिस्टम के लिए है। ये अपने आप में पूरे इकोलॉजिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए खतरा साबित हो रहा है। और इसके चलते आप देखो कि ये साफ साफ इशारा आता है कि अगर शहरों में लोग जागरूक हैं, जानते हैं कि नॉइस की वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दूसरों के घरों में लाउड स्पीकर बजते हैं तो हर कोई बोलता है यार बंद करो, बट सही मायने में खुद के घर में अगर म्यूजिक बजे तो वो कहेंगे कि यार थोड़ा सा बढ़ाना, थोड़ा लाउड कर। तो ये अर्बन एनवायरमेंटल एथिक्स का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इट्स अ डीप इरोजन ऑफ अर्बन एनवायरमेंटल एथिक्स। इस पर हमें काम करने की जरूरत है। इसका मतलब केवल हम इंस्टीट्यूशंस पर इन पे ही नहीं छोड़ सकते इन बातों को, इसमें एक इंडिविजुअल को अपने लेवल पे अच्छे से काम करना जरूरी है। अर्बन नॉइस की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखो कि पब्लिक अपनी तरफ से अगर ऑब्जेक्शन कर भी दे तो इस पर इतना काम नहीं किया जा रहा है। जैसे आप सोचिए कि शहरों में कितने साधन चलते हैं, कितने व्हीकल चल रहे हैं, अगर वो ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर प्रशासन एक्टिवली काम कर रहा है? दूसरा, जब हॉर्न, आपकी हॉर्न बाइक है या कार है, उसका हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड है जबकि आपको ज़्यादा डेसिबल्स में नहीं करना है। इवन बसेज में भी एक छोटा सा माइन्यूट हॉर्न होना चाहिए। आप देखोगे तो नए मॉडल जब उतरते हैं मार्केट में तब उनमें हॉर्न छोटे होते हैं, बट लोग फिर मॉडिफाई करवाते हैं, फिर हॉन्किंग करते हैं, जोर जोर से बीप बजाते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग और लाउड स्पीकर बताई दिया मैंने आपको कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। इससे सिविक फटीग क्रिएट होती है। और ये ऐसा है पोल्यूशन, मैंने बताया कि इसका कोई रेजिड्यू भी नहीं होता। जैसे कि नॉइस पोल्यूशन, आप वाटर पोल्यूशन देखोगे तो पानी गंदा होता है, आप गार्बेज या सॉइल पोल्यूशन देखोगे तो वहां पर आपको वेस्टेज दिखाई पड़ेगा, पर नॉइस पोल्यूशन में तो कुछ विजिबल स्टेन भी नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं है। इस वजह से इसको लोग फिर अवॉइड करते रहते हैं, जबकि इसका एक्चुअल में आपकी पूरी बायोलॉजिकल साइकिल, स्लीप साइकिल के ऊपर इंपैक्ट आता है ना। अब आप देखो पब्लिक हेल्थ को लेकर के चुप रहना ये बात ठीक नहीं है। कारण क्या है? फिर इसका कॉम्प्रोमाइज ज़्यादातर बच्चों को उठाना पड़ता है, या एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, या जिनके ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी है, उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है इस तरीके के इग्नोरेंस का। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क की बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 ऑलरेडी आ चुका है, बट इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? ये रूल्स है ना, पहली चीज़ तो ऑन पेपर है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है। दूसरा, ये टाइमली अपडेट नहीं हो रहा है। 2000 के रूल्स अभी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप सोचो आज की क्या सच्चाई है और पहले की। तीसरी, कि इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसको भी हमें टैकल करना होगा। म्युनिसिपल बॉडी हो, ट्रैफिक पुलिस हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे देश में एक नेशनल अकॉस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए। हमें ज़रूरत है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की तर्ज पर, जिस तरीके से हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करके कुछ काम करने की कोशिश, ज़्यादा भी नहीं तो लोगों को तो अवेयर कर रहे हैं ना कि भाई आप जानो आपके आसपास में कितनी एयर पोल्यूशन हो रही है, आप व्हीकल को कम यूज़ करो या बहुत रैशनलाइज मैनर में ऑपरेट करो। वो चीज़ें नॉइस पोल्यूशन को लेकर के नहीं है, तो क्यों ना हम एक हमारी खुद की अकॉस्टिक पॉलिसी लेकर के आए। इसमें सीधी बात है कि कितना डेसिबल लेवल साउंड आप क्रिएट कर सकते हो एरिया वाइज, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने का काम हो। अगेन वही बात कि आप डेटा कलेक्ट कर लो, डेटा कलेक्ट करने की व्यवस्था आपके पास में मॉनिटरिंग सिस्टम है, बट उस डेटा के बेसिस पे आपकी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, फिर उस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन, फिर प्रॉपर ऑडिटिंग, और साथ ही साथ किसी को प्रॉब्लम आए तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स भी वहाँ पर होने चाहिए। और जो एजेंसीज जो सीलोज में ऑपरेट कर रही है, जैसे हमने देखा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, ये सब अपने अपने डोमेन में अलग ऑपरेट करते हैं, जबकि इनको साथ को इंटीग्रेटेड मैनर में काम करने की जरूरत है। तब तक ये काम नहीं होगा ना, तो मान के चलो कि सारी चीज़ें बिल्कुल आइसोलेटेड ऑपरेट करती रहेंगी, ना उनका कोई आउटकम मिलेगा, और केवल ये दिखा देंगे कागजों पे कि हाँ जी हम काम कर रहे हैं, है ना। हमें यहाँ पर लोगों के अंदर एक सोनिक एम्पैथी भी डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीधी बात है पब्लिक है ना, वो इग्नोरेंट हो जाती है तो फिर प्रशासन भी लापरवाही करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर पब्लिक कैंपेन्स लाने की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से लाना होगा कि भाई जब आप ड्राइविंग करते हो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखें तो ड्राइविंग लगभग हर कोई सीखना चाहता है और सीखना ज़रूरी भी हो रहा है, तो उस केस में एजुकेशन लेवल, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ही दिया जाए कि भाई आप एक अच्छे, कहते हैं ना कि वेल एजुकेटेड अगर सिटीजन के तौर पे ऑपरेट करना चाहते हैं कंट्री में, तो सीधी बात है आपको ड्राइविंग एथिक्स सीखनी होगी, आपको सोनिक एम्पैथी लानी होगी कि भाई आप दूसरों को अपनी वजह से प्रॉब्लम में ना डालो। ठीक है, साथ ही साथ रेगुलर मैसेजिंग करके, या ये जो साउंड होता है हॉर्न वाला, इसको रिड्यूस करके, नॉइज सेंसिटिविटी को बढ़ा करके हम कर सकते हैं इन चीज़ों को टैकल।
साइलेंस जो है ये केवल एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं है, ये बेसिकली प्रेजेंस ऑफ केयर है। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सोनिक एम्पैथी कैसे आ सकती है, तो इसके लिए हमें कल्चरल एस्पेक्ट पे भी काम करना होगा। जैसे मैंने बताया कि लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, हॉर्न ही तो बजा रहा है, बट एक्चुअल में कितनी प्रॉब्लम होती है वो इंडिविजुअल जो झेल रहा है उसको वो समझ सकता है। तो रिफॉर्म कैसे लाया जाए? जो इंस्टीट्यूशन है जैसे NANMN, ये मॉनिटरिंग सिस्टम आपको पता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, इसको डिसेंट्रलाइज करके लोकल बॉडीज को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाए, जिससे कि डेटा कलेक्शन भी प्रॉपर हो और उस डेटा के शेयरिंग भी ग्राउंड लेवल तक जा सके, जिसके आधार पर काम करना पॉसिबल हो सके। नंबर 1। नंबर 2, हमें जो मॉनिटरिंग है उसकी लिंकिंग के साथ साथ में उसके एनफोर्समेंट पे भी काम करना होगा, क्योंकि क्या होता है कागजों पे तो काम हो जाता है बट सही मायने में एग्जीक्यूशन जब चीज़ों पे नहीं होती है तो आउटकम हमें पॉजिटिव दिखता नहीं है। अगेन वही बात कि डेटा अगर हमारे पास में आएगा तो वो केवल कलेक्शन ऑफ डेटा ही रह जाएगा, उस डेटा के बेसिस पे क्या रिफॉर्म आएगा? नहीं। तो रिफॉर्म्स के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर एनफोर्समेंट। फिर आना चाहिए कि हमें इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे कि नो हॉन्किंग डे हम डिक्लेयर करें कि हाँ भाई एक ऐसा दिन जिस दिन हॉर्न कोई नहीं बजाएगा, और हॉर्न कोई बजाए तो फिर उसके ऊपर फिर बाद में फाइन के ऊपर काम किया जाए। चौथा, आप अकूस्टिक रेजिलियंस लेकर के आइए अर्बन प्लानिंग के अंदर कि साउंड प्रूफिंग कैसे की जा सकती है। जैसे आपको पता है आजकल जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है तो स्टूडियोज़ की साउंड प्रूफिंग होती है ना, वैसे ही हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें जिससे कि नॉइज अगर क्रिएट भी हो तो वो मिनिमाइज हो सके उस इंफ्रास्ट्रक्चर की शेपिंग की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ ये हमें ध्यान रखना है कि चीज़ों को केवल इम्पोज करने से हमारा काम नहीं होगा, हमें एक डेमोक्रेटिक विल भी दिखाने की ज़रूरत है। मतलब ये कि प्रशासन की तरफ से एफर्ट इनिशिएटिव लिए जाए, लोगों में अवेयरनेस आए, लोग भी फिर आगे आकर के अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन दे, तब जाके अर्बन नॉइस को हम टैकल कर पाएंगे और ये जो हमारा स्मार्ट सिटीज़ का जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। राइट, चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। द राइज एंड रिस्क ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, हमारे देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात अगर करें तो इसकी नॉर्मली एक बात कही जाती है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके सबके मेंबर्स को एक तरीके से बेसिक कहें कि हाँ क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर अवेलेबल हो जाए, चाहे वो उस हेल्थ केयर फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए सक्षम है या नहीं है, मतलब पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात 1946 में बोर कमेटी ने अपनी तरफ से अपनी रिपोर्ट में बोल दी। अब सोचो 1943 में तो इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस कमेटी ने 1946 में अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे दी थी, जबकि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, गुलाम थे। तभी ये बात कह दी गई थी कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर हमें काम करने की जरूरत है। इंडिया की अगर बात करें, आज 80 साल का समय बीत चुका है इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक। क्या हमारे यहाँ पर इस तरीके की चीजें अचीव हो पाई है? नहीं। इवन हमसे कई ज्यादा पैसे वाले और कई गरीब देश भी इन चीजों में अच्छी सफलता पा चुके हैं, पर हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। इसमें हमें काम करने की जरूरत है। पॉइंट आपका यूनिवर्सल हेल्थ केयर का। देखो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में जनरली एक इल्यूजन अभी के टाइम पे चल रहा है, वो ये कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम बढ़ा देंगे तो लोग अपने आप से आकर के हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस कर लेंगे। बट ये एक अपने आप में कहते हैं ना कि दर्द का जो मूल है उसकी बजाय हम दर्द के सिम्टम्स को ही ट्रीट कर रहे हैं केवल पेन किलर दे करके। आज अगर देखें तो पिछले 10 सालों से स्टेट स्पॉन्सर्ड सरकारों के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कई चलाई जा रही हैं, वाकई में वो काबिल तारीफ है। जैसे कि 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट की गई थी आयुष्मान भारत के तहत में। इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स हैं वो रन होते हैं। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों मिलकर के अपनी तरफ से इंश्योरेंस को एक्सपेंड कर रही है कि भाई किसी के भी हेल्थ क्राइसिस अगर आए तो वो जाकर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले ले और पेमेंट उनका इंश्योरेंस जो है सब्सक्रिप्शन उसके बेसिस पे हो जाएगा। आप देखो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ये जो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, इनके तहत अभी तक की कवरेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज हमारे देश में एक परिवार को 5 लाख तक की हम कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे राजस्थान की बात करूं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी प्रोग्राम था, फिर उसका जनाधार प्रोग्राम से कनेक्ट करते हुए आगे एक्सपेंशन हुआ। तो स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर के अपने लेवल पे काम कर रही हैं, बट अगेन एक लिमिट तक ही हम वो फैसिलिटीज दे पा रहे हैं। अब यहां पर इशू क्या आता है कि जो इंश्योरेंस क्लेम करने वाली बात आती है वो कब आती है? जब आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हो। क्या आउट पेशेंट जो आप ओपीडी जो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, या फिर कहें कि एक तरीके से पेशेंट आया रूटीन चेकअप के लिए, दवाई ली और निकल लिया, हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, तो वहां पर चीजों को हम लैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ
ये इंश्योरेंस फैसिलिटी ज्यादातर कहां मिल रही है? इन पेशेंट केयर पे, कि हॉस्पिटल में आया पेशेंट और वो एडमिट हुआ तब उसको फैसिलिटी मिल रही है। तो ये एक अपने आप में बड़ा गैप है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आपके पास में हॉस्पिटल की चॉइस क्या है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ध्यान है कि अगर हम सरकारी जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उनमें एनरोल करते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, इनमें ही हमारी स्कीम जो है वो चालू है, बाकी में बंद है। तो उसमें कई हॉस्पिटल जो पब्लिक भी हैं और प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं। 2023-24 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 58.8 करोड़ इंडिविजुअल्स को बेनिफिट हुआ और इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 करोड़ का एनुअल बजट भी एलोकेट किया गया। ध्यान रखें, इस बजट में 40% के लगभग कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम चलाई जाती है अपने लेवल पे, उसकी कॉस्टिंग देखिए तो लगभग 16,000 करोड़ है। तो अक्यूमुलेटिवली अगर सेंट्रल और स्टेट लेवल का पूरा बजट की बात करें तो 28,000 करोड़ रुपए का हमारा एनुअल बजट रहता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। बट पॉइंट इज कि क्या इस इंश्योरेंस का बेनिफिट पूरा मिल पा रहा है? तो आंसर इज नो। अब देखो आगे ही देखें तो हमारे पास में यहां पर राइटर्स बोलना चाह रहे हैं कि देखो हमारे पास में गुजरात, केरल और महाराष्ट्र का डेटा अवेलेबल है। इन स्टेट्स में जब हमने स्टडी किया तो हमने क्या पाया कि 2018-19 में जब से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च हुई तब से लेकर अभी तक 2023-24 तक हमने स्टडी की, लगभग 5-6 साल की, है ना। तो इसमें हमें पता पड़ा कि 8 से 25% की ग्रोथ देखी गई है इन स्टेट्स के अंदर, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बजटरी एलोकेशन की बात करें। तो ये अपने आप में एक सिनेरियो तो शो कर रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के एक सीरियसनेस आ रही है, सरकारें भी अपनी तरफ से आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स भी आगे आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि इन दोनों स्कीम्स ने या स्टेट और सेंट्रल लेवल के इनिशिएटिव्स ने गरीबों को फायदा नहीं दिया है। आज देखें तो जो टर्शियरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में जो इन हॉस्पिटल या फिर क्या इन पेशेंट ट्रीटमेंट की बात आती है तो वहां पर जो लागत है उसमें बहुत ज्यादा कमी ला दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। बट अगेन वही बात कि क्या यूनिवर्सल हेल्थ केयर का क्या ये सब्सटीट्यूट है इंश्योरेंस करना? तो अगेन आंसर इज नो, क्योंकि इंश्योरेंस तो एक आपने टूल दे दिया। सवाल यह है कि यहां पर अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बचे हुए हैं, उन चैलेंजेस को हमें टैकल करना होगा। वो क्या चैलेंजेस है? देखो, एक तो क्या है कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, ये ज्यादातर फॉर प्रॉफिट मेडिसिन है। मतलब कि ज्यादातर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बजटरी एलोकेशन जो हुआ है वो वहां पर आप ज्यादा खर्च होते हुए देखोगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब आप सोचो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो बिल कितना भारी बना देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहां पर इन स्कीम्स को लेकर के इतने ज्यादा एनकरेज भी फील नहीं करते। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड ही ये इश्यूज हैं, ये फॉल्ट लाइंस जो हैं इन्हीं से कनेक्टेड है। तो आप अब देखो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 6 मेजर स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुई, तो उनमें हमने स्टडी किया कि वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको आप एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो। कहने का मतलब ये हो गया, आप समझिए इस चीज को, कि फॉर प्रॉफिट मेडिसिन के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनको आप एनपैनल कर रहे हो, जबकि नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो है वो अभी भी कम पड़ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं पे आप एक तरीके से लोड बढ़ा रहे हो। दूसरा, इससे प्रॉफिट फिर प्राइवेट हॉस्पिटल को ही हो रहा है, तो इसका मतलब आप एक तरीके से हेल्थ सेक्टर को प्रॉफिट वाले सेगमेंट में ले जाके डाल दोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि आपने मूवी देखी होगी गब्बर इज बैक, उसमें किस तरीके से वो हॉस्पिटल वाला एक बहुत बड़ा स्कैम निकल करके आता है। तो अगर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज्यादा मूव करेंगे हेल्थ सेक्टर में तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इससे क्या होता है कि हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं वो फिर प्रॉफिट सीकर्स बन के रह जाते हैं। दूसरा इशू क्या है कि अभी के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादातर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो आप देखो हॉस्पिटलाइजेशन पे ही ज्यादा रिलाई की। मैंने बताया कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लोगे तभी आप इंश्योरेंस क्लेम कर पा रहे हो। आप खुद सोचो कि आपका रूम भी बुक होना चाहिए। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, आपके पास में आप किस में रहोगे, वार्ड में रहोगे, रूम में रहोगे, चलिए ठीक है, डिलक्स रूम में रहोगे, ओके फाइन। अब आपको एक दिन पहले एडमिट किया जाएगा, फिर उसके बाद में 24 आवर्स का मिनिमम आपका स्टे का बिल बनेगा, फिर उसके बाद में आपका ऑपरेशन जो ट्रीटमेंट होगा वो, और साथ ही साथ आपकी जो मेडिकेशन है वो, ये सारी चीजें मिला करके और फिर बड़ा सा बिल बना करके क्लेम में होगा। तो ये चीजें बड़ी वो हेक्टिक भी हो जाती हैं। जबकि यहां पर प्राइमरी और जो ओपीडी केयर की हम बात करते हैं जिसमें पेशेंट एक इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रखता है,
वहां पर आया, डॉक्टर से चेकअप करवाया, दवाई ली, निकल दिए, उसकी बात करते हैं। तो वो चीजों में हम कमी रख रहे हैं, जबकि हेल्थ केयर को एक्सपेंड करने में हम एक टूल की बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ा दो, तो उससे काम नहीं होने वाला। हमें यहां पर प्राइमरी केयर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ठीक है, हॉस्पिटल विजिट इज ओके, बट हॉस्पिटलाइजेशन वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, आज देखो एल्डरली सिटीजन्स की बात करें जिनकी 70 से ज्यादा उम्र है, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपनी फैसिलिटीज को एक्सेस करते हैं। बट प्रॉब्लम इज कि इस तरीके से अगर हम ट्रेंड को समझे कि जो हमारे यहां पर 70 से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो क्या हमारे पास में इतने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन कर सकें? अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के आधार पर ही ट्रीटमेंट को समझे कि यही यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, नहीं, हमें यहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर को भी हमें स्ट्रॉन्ग एनफ बनाने की जरूरत है। तीसरा इशू क्या आता है? यूटिलाइजेशन इशू, कि ये जो आप इंश्योरेंस करके दे भी दे देते हो, तो पता पड़ता है कि बहुत सी पॉपुलेशन इनको एक्सेस ही नहीं करती, वो अवेयर ही नहीं इन चीजों के लिए। आज अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स की बात करें, तो यहां पर कवरेज तो 80% पॉपुलेशन आपको दिख जाएगा, बट सही मायने में इन स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन को, एग्जीक्यूशन को देखोगे तो नाम की ही है, लोग इनका यूज ही नहीं कर रहे। अगेन मैं बता दूं, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। एक छोटा सा, यूं मानो कि एक छोटी सी फुंसी है, फोड़ा है, उसका ट्रीटमेंट लेना है। उस ट्रीटमेंट लेने के लिए आप सोचो कि मैंने मेरी मदर को ज्यादा भी नहीं तो 24 आवर्स के लिए एडमिट कराना पड़ा था, इंश्योरेंस क्लेम हो जाए जिससे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो फिर वो एक्सप्लॉइटेटिव अप्रोच बननी स्टार्ट हो जाती है, राइट। 2023-24 में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, और उसमें बताया कि इंश्योर्ड इंश्योर्ड जो हेल्थ इंश्योर्ड पेशेंट्स हैं, उनमें से केवल 35% इंडिविजुअल्स ने उसका बेनिफिट उठाया है। तो आप सोचो क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है? तभी तो बताया ना कि हेल्थ इंश्योरेंस इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। हमें हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनफ बनाने की जरूरत है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट पे काम करने की जरूरत है। फिर इसके अलावा जो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप है, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, दलित समाज से बिलोंग कर रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि एक्सेसिबिलिटी जानती नहीं है इंश्योरेंस और हॉस्पिटल से रिलेटेड, वो फिर इस चीज को एक्सेस नहीं करेंगे। और एक्सेस नहीं करेंगे तो सीधी बात है, उनके पास में इमरजेंसी आएगी तो क्या होगा कि हाँ जी चलो ठीक है, चलिए हॉस्पिटल में गए और फिर वहां पर पैसे का खर्चा बता दिया। उनको यही नहीं पता कि भाई सरकारी स्कीम का फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, वो जाकर के वहां पर पैसा अरेंज करेंगे, अपने उधार लेंगे और फिर ट्रीटमेंट लेकर के आएंगे। तो ये एक अनअवेयरनेस का भी स्कोप जो है ना, इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है, समझ गए? तो यूटिलाइजेशन तभी प्रॉपर हो पाएगा, अदरवाइज ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का जो बर्डन है कि हाँ भाई महंगाई, मतलब जो हेल्थ का जो इशू है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, वो पड़ता ही रहेगा। फोर्थ इशू इज कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए देखना होगा कि एक डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट कर देती है। कैसे? कुछ लोग हैं जिनके पास में इंश्योरेंस है, कुछ के पास में इंश्योरेंस नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि यार इंश्योरेंस करने इंश्योर्ड इंडिविजुअल को अगर हम ट्रीटमेंट देंगे, यहां पर भी देखो एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिहेवियर आ रहा है कि इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो यहां पर हमारे पास में या तो बहुत कम रेट्स पे पैसा रिटर्न आता है, मतलब ये कि रीइंबर्समेंट जो होगा, जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो पैसा देती है ट्रीटमेंट के बाद में, वो तो या तो बहुत कम देती है या डिले बहुत ज्यादा होता है। तो राइटर्स बोल रहे हैं कि देखो कम तो नहीं देती है, इवन इन्फ्लेटेड बिल ही बनते हैं, मैं खुद बता दूं ये बात सच है, बट यस डिले होता है, ये बात फैक्ट है। तो प्राइवेट सेक्टर वाले क्या सोचते हैं, अरे यार जो अनइंश्योर्ड है ना, कैश में पेमेंट कर दे, उनको ट्रीट करो, अपने डायरेक्टली पैसा आ जाएगा अकाउंट में। तो वो प्रॉफिट सीकर्स जो हैं वो इस तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज्यादातर लोग इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए जाते हैं, बट अगेन वही बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे पास में जो एक फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे जयपुर के हॉस्पिटल की बात करता हूँ, एसएमएस हॉस्पिटल है यहाँ पे, आपके भी एरिया में डेफिनेटली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में भी सफदरगंज और ये सारे हैं। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर क्राउड एक्सेस में रहती है। एम्स के हालात देख लो आप, क्योंकि यहाँ पर फिर बाद में वो इंश्योरेंस क्लेम करने वाले जब पहुंचते हैं, सस्ती फैसिलिटीज लेने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो उनके लिए फिर फैसिलिटीज की एक कहते हैं ना मारामारी बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच वहां पर डेवलप हो ही जाती है। फिर आ जाओ पांचवें इशू, पांचवा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो देखें तो आज वहां पर इंश्योरेंस को क्लेम करने में बड़ा इश्यू आता है, जो मैंने प्रीवियसली डिस्कशन में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि एक तो रिइंबर्समेंट रेट कम होती है तो प्राइवेट सेक्टर इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, और एक डिले, ये डिले वाला पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है। राइटर्स यहां पर बोल रहे हैं कि हाँ वाकई में आज पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर के चला गया, पूरी प्रोसीडिंग कर दिया, बट रिइंबर्समेंट हो रहा है 3-3, 4-4 महीनों में, तो ऐसे में फिर बाद में एक जो होता है ना प्रोसेस का इजी गोइंग होना, वो नहीं हो पाता। तो ये चीजें भी इस पर लिमिटेशन लगाती है कि वाकई में
हम जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना चाहते हैं उसमें केवल हेल्थ इंश्योरेंस एक सोल्यूशन नहीं है। अब देखो, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो NHA, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अकेली को उठा करके देखो तो क्लेम्स कितने रुपए की ड्यू चल रही है, हॉस्पिटल्स के पास पैसा नहीं पहुंच रहा, 12,161 करोड़। जबकि हमने प्रीवियसली देखा कि स्कीम का ही एनुअल आउटले बजट कितना है, 12,000 करोड़। मतलब सोचो कि एक साल का जितना बजट है उससे ज्यादा तो ड्यू पड़ा है अमाउंट। तो क्यों फिर हॉस्पिटल्स जल्दी से इंश्योर्ड इंडिविजुअल को एंटरटेन करेंगे, जल्दी से उसको ट्रीटमेंट देंगे। और दूसरी बात, इस वजह से कि टाइम पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा, पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है बैंकों इनके हॉस्पिटल्स के पास में, इसके चलते अभी लोकसभा में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डिटेल शेयर की है कि 609 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, ये 609 है, पता नहीं कितने हैं, जिन्होंने खुद को इन्हीं खुद से चला करके इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया कि जी हमें नहीं पड़ना इस लफड़े में, कारण कि हमारा पैसा बहुत अटका हुआ है, पेशेंट तो ट्रीटमेंट लेकर के चला जाता है पर हमारा पैसा नहीं आता। और लास्ट में फिर बोलना चाहते हैं राइटर्स कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स जब चलती है ना तो करप्शन और इनका अब्यूज भी बहुत होता है। जैसे कि रिसेंट अगर देखें तो 3200 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल्स मिले हैं जहां पर फर्जीवाड़े के अंदर बिल बनाए गए हैं, काम छोटा सा पर बिल मोटा सा, और इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा डालते हुए काम किया गया है। तो ये एक अलग ही कार्टेल अपने आप में ऑपरेट कर रहा है। पेशेंट को जो ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है और पैसा जो चाहिए उससे ज्यादा लिया जा रहा है। तो ये अपने आप में अननेसेसरी सीरियस फाइनेंशियल और हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर देता है। तो इन पे हमें काम करने की जरूरत है। क्या किया जाए? टाइट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, समय समय पर ऑडिटिंग होनी चाहिए, और कहीं पर भी अगर इरेगुलरिटीज दिखे, जो हमने देखी पिछले पूरे डिस्कशन में, इनको हमें टैप करना होगा, रोकना होगा। और ऑडिट रिपोर्ट्स है ना, इनको आप पब्लिक में डालो जिससे कि सही तरीके से जो सिविल सोसाइटी है वो भी इनको एक्सेस कर सके और फिर उसके बाद में अपनी रिकमेंडेशन और अपनी सजेशन गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, और जरूरत पड़े तो काम के लिए पार्टिसिपेशन में भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये एक सिनेरियो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। शॉर्ट में अगर देखें तो हमारे यहाँ पर अभी भी हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब केवल इंश्योरेंस से नहीं होता है। हर एक कंट्री बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम करता है, तब जाके यूनिवर्सल हेल्थ केयर आप डेवलप कर पाते हो। जैसे कि कनाडा और थाईलैंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वहाँ से सीखा जा सकता है कि कैसे आप सोशल हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट कर सकते हो, कैसे सोशल मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, एक बायलैटरल कॉन्वर्सेशन हो, जो एक तरीके से इनिशिएटिव ले लिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो बेनिफिशियरीज हैं उनके बीच में भी डायलॉग होना प्रॉपर ज़रूरी है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़्यादा तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हेल्थ सेक्टर को प्रॉफिट सीकर्स के हाथों में ना डाला जाए, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन, ये कई बार हम पढ़ते भी हैं, हेल्थ और एजुकेशन जब प्रॉफिट सीकर्स के हाथ में चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो हेल्थ केयर पे हमें काम करना होगा। आज वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर साफ साफ ये इशारा कर रहे हैं कि इंडिया में जीडीपी का केवल 1.3% ही हेल्थ पे खर्च हो रहा है, जबकि होना चाहिए कितना, 6.1% अगर वर्ल्ड एवरेज को उठा करके देखें तो यहाँ पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। अगेन वही बात कि आप दर्द को ख़त्म करना चाहते हो तो दर्द की जड़ तक पहुँचो, केवल पेन किलर से काम नहीं चलेगा। ये है मेन बात हमारे यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यही 2 आर्टिकल्स थे, डिस्कशन यही खत्म। थैंक यू वेरी मच।